हम ऐसी दुनिया में है जहां प्राइवेसी एक प्रायोरिटी है और भरोसा एक खतरनाक जुआ हो सकता है। आज की कहानी में ये एक लड़की की जीवन को एक डेंजरस मोड़ में लाने वाला है। कहानी ली नामी के इर्द गिर्द घूमती है। ली नामी एक स्टार्टअप कंपनी में मार्केटर के रूप में काम करता है। वो एक साधारण एम्प्लॉय है जो हर दिन कड़ी मेहनत करती है। वो अपने पिता के कैफे मिजी में पार्ट टाइम काम भी करती है। एक दिन ली नामी का स्मार्टफोन बस में खो जाता है और उसे एक लड़का उठा लेता है। सुबह नामी अपना फोन ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिला। उसकी सहेली कॉल करती है। वह लड़का एक महिला की आवाज में पहले से रिकॉर्ड किए गए रिस्पॉन्सेस का उपयोग करते हुए जवाब देता है और समझाता है कि उसने खोया हुआ फोन उठाया है और उसे लौटाना चाहती है। लड़के ने उसकी डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके उसके फोन को अनलॉक करने की कोशिश की, जिसे उसने उसके सोशल मीडिया अकाउंट से कलेक्ट किया था, लेकिन वह असफल रहा। फिर उसने फोन की स्क्रीन तोड़ दी। उसी समय एक पुलिस ऑफिसर जी-मैन फॉरेस्ट एरिया में मिले शवों को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। उस जगह पर उसका बेटा जून योंग आया करता था। सबूत यह संदेह पैदा करते हैं कि जून योंग क्राइम में शामिल हो सकता है। जी-मैन जांच करने के लिए जंगल के अंदर चला गया, जहां उसे एक पेड़ के नीचे खाने के कंटेनर मिले। फिर उसने अपने बेटे जून योंग के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में अपने असिस्टेंट से चर्चा की कि जून योंग हत्या में शामिल हो सकता है। यहाँ हमें पता चला कि उनका बेटा 7 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। अगले दृश्य में नामी अपने पिता के रेस्तरां में काम कर रही है। तभी रेस्तरां का फोन बजता है और वह नामी को ढूंढ रहा है। उसे जून योंग की प्री प्लान रिस्पॉन्सेस प्राप्त होती हैं। फोन पर महिला ने कहा कि उसका फोन गलती से गिर गया और वह टूट गया, इसलिए उसने इसे एक रिपेयरिंग की दुकान में जमा कर दिया और सर्विसिंग बिल का भुगतान कर दिया। नामी को उस मोबाइल रिपेयरिंग दुकान का पता दिया गया है। उसे बस कलेक्ट करने की जरूरत है। स्केच सी दिखने वाली फोन रिपेयरिंग की दुकान वह जगह है जहां उसकी मुलाकात उस अज्ञात लड़के से होती है, जिसका चेहरा टोपी और नकाब से ढका हुआ है। वह बात नहीं करता, केवल इशारे करता है। उस लड़के ने नामी को एक फॉर्म भरने के लिए दिया, जिसमें उसने अपना पासवर्ड दिया। नामी इंतजार कर रही है जब जून योंग अपना फोन वापस ठीक कर रही है, लेकिन जैसा कि वह करता है, वह फोन पर स्पाईवेयर डालता है। नामी अपना रिपेयर किया हुआ फोन लेकर निकल जाती है। जून योंग उसे फोन कैमरे के माध्यम से लाइव देखता है। वह हर बातचीत सुनता है और हर टेक्स्ट पढ़ता है। जी-मैन अपनी पत्नी के फोन की जांच करता है और उसके और जून योंग के बीच मैसेजेस के आदान प्रदान का पता लगाता है। पुलिसकर्मी को जून योंग का पता मिला। जी-मैन जून योंग के पते पर गया और पाया नोटों के पन्ने, स्क्रीन सेवर के रूप में मृतकों की तस्वीरों वाले कई स्मार्टफोन और वही प्लांट फूड जो शवों के साथ दफन पाया गया था। जैसे ही जी-मैन इस बात की पुष्टि करने वाले सबूतों का रिकॉर्डिंग शुरू करता है, जून योंग घर लौट आता है। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसे एहसास होता है कि उसके पिता इधर उधर घूम रहे हैं। जून योंग अपार्टमेंट के बाहर सड़क पर अपने स्थान की एक तस्वीर भेजता है और जी-मैन जांच करने के लिए बाहर भागता है, जिससे जून योंग को सबूत नष्ट करने और भागने का मौका मिलता है। इस बीच जून योंग वह खुद को एक आईटी सेक्टर एम्प्लॉय के रूप में प्रस्तुत करता है, जो नामी की रुचियों को साझा करता है और अपने पिता के कैफे में नियमित रूप से आने का दावा करता है। हालांकि उसके पिता जून योंग से सावधान रहते हैं और नामी को जून योंग के बारे में चेतावनी देते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। एक बातचीत जिसे जून योंग नामी के फोन के माध्यम से सुनता है। जवाब में जून योंग नामी के पिता के घर जाता है, नामी के पिता को बांधता है और उनकी निगरानी के लिए कैमरा इंस्टॉल करता है। वह नामी के जीवन में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। जून योंग द्वारा सीक्रेट जानकारी लीक करने और उसे फंसाने के बाद नामी को नौकरी से निकाल दिया गया है। वह नामी को यह विश्वास दिलाने की भी कोशिश करता है कि स्पाईवेयर के पीछे उसका सबसे अच्छा दोस्त था। आखिरकार जून योंग नामी को उसके जीवन के सभी इम्पोर्टेंट लोगों से अलग करने में सफल हो जाता है। फिर से उसी स्थान पर एक डेड बॉडी पाया जाता है। इस बार जी-मैन गुस्से में जून योंग के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वह उसे नहीं मिलता है। उसी समय नामी फ्रस्ट्रेशन में अपना फोन तोड़ने के कारण दुकान पर लौट आती है। वह वहां जी-मैन से मिली और जी-मैन और उसके साथी ने उसे जून योंग के बारे में बताया। वह चौंक जाती है, लेकिन उसे पकड़ने का निश्चय कर लेती है। हत्यारे को नामी का फोन आता है और वह उसके अपार्टमेंट में चला जाता है। जी-मैन और उसका साथी जून योंग के आने पर उसका सामना करने के लिए बाहर इंतजार करते हैं।
लेकिन जी मैन अपने बेटे को नहीं पहचानता, जो उस समय अजीब लगता है, लेकिन फिल्म के अंत में ये स्पष्ट हो जाता है। जून योन ये देखकर नामी के पिता के घर चला जाता है। पुलिस ने सुरक्षा के लिए नामी को वहां छोड़ दिया है और उसे सेफ्टी की पुष्टि करने के लिए नियमित रूप से उनसे संपर्क करने के लिए कहा है कि वह सेफ है। नामी को उसके पिता के बारे में एक संदेश मिलता है और वह चिंतित हो जाती है। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने की कोशिश करती है। उसने जून येओन को अपने घर में पाया। जून येओन उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसके पिता बंधे हुए हैं। जून योन नामी को उसकी सुरक्षा के बारे में पुलिस को संदेश भेजने के लिए मजबूर करता है कि वह सेफ है। फिर वह उसे बांध देता है और बाथटब में उठा के रख देता है। वह नामी की एक तस्वीर लेता है और उसे नामी का मोबाइल की स्क्रीन सेवर बनाता है। ये जानते हुए कि जून योन देख रहा था, नामी ने घर के लिए निकलने से पहले पुलिस को एक नोट लिखा था, नो टेक्स्ट्स, ओनली कॉल्स। जैसे ही उसने जी मैन को अपनी सुरक्षा के बारे में टेक्स्ट भेजा तो जी मैन को संदेह हुआ कि वो मुसीबत में। उसी समय जी मैन और उसका साथी घर में प्रवेश करते हैं। उसके पिता ने पकड़ लिया और पीटा, लेकिन वह वास्तव में उसका पिता नहीं है। जी मैन फर्श पर बिखरे हुए स्मार्टफोन और नोटों को देखता है। प्रत्येक को उस क्रम के अनुसार क्रमांकित किया गया है जिसमें जून योन ने अपने पीड़ितों को मारा है। वह पृष्ठ संख्या 0 तक पहुंचता है और पढ़ता है, क्या मैं वो जून योन के रूप में रहूंगा। जी मैन स्मार्टफोन उठाता है जिस पे 0 लेबल है। फोन के स्क्रीन सेवर में अपने बेटे जून योन की फोटो देखता है और वो समझ जाता है कि उसका बेटा मर चुका है। ये सही है दोस्तों, जून योन मर चुका है और जी मैन ने केवल यही सोचा था कि वह अपने बेटे की जांच कर रहा था। जून योन को उसके पिता से 7 साल तक अलग रखा गया था, इसलिए नहीं कि उनके बीच अनबन हो गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हत्यारे का पहला शिकार था, जिसका मतलब ये भी है कि हत्यारा जून योन की मां से उसके होने का नाटक करके बात कर रहा था। यही रोमांच है। अंत में ली नामी उस बेहरूपी को गोली मार देती है।